नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता के एक बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल मोहनजोदाड़ो के बारे में। दोस्तों, ये पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थलों में से एक है और इसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के इस पुरास्थल से हमें क्या कुछ प्रमाण देखने को मिलता है, क्या कुछ विशेषताएं रही दोस्तों इस मोहनजोदाड़ो पुरास्थल की, इन सभी पॉइंट को दोस्तों हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। क्योंकि दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं, चैनल के माध्यम से लगातार आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट और साथ ही साथ दोस्तों हिस्ट्री यूजीसी नेट से संबंधित जो सभी प्रकार के कंटेंट दोस्तों आप सभी के साथ साझा किए जाते हैं। और दोस्तों हम लगातार आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल, दोस्तों सभी प्रकार के जो कंटेंट है आप सभी के साथ दोस्तों हम शेयर करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत और हम बात करेंगे दोस्तों मोहनजोदाड़ो की। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरास्थल है। और इसे, जिस आप मोहनजोदड़ो की आप बात कर रहे हैं दोस्तों, इसे एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनका नाम है दोस्तों स्टुअर्ट पिगट। कौन? स्टुअर्ट पिगट। और स्टुअर्ट पिगट ने जो है कि मोहनजोदाड़ो और साथ में दूसरी तरफ हड़प्पा, दोनों को जो है कि जुड़वा राजधानी कह के, ठीक है, संबोधित किया था। इनकी एक बुक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, जिसमें जो है इन्होंने इसके बारे में, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में जो है कि यह जानकारी इन्होंने दिया था। अब ऐसे में एक चीज आपको ध्यान रखना है, जिस हम मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं, यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण पुरास्थल था, जिसको कि प्रारंभिक दौर में जब सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई थी उस दौरान इसे खोजा गया था। अब आप सभी जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जो शुरुआत है वह 1921 में हड़प्पा से शुरू हुई थी, जिसको कि किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने जो है कि सबसे पहली बार खोजा था। और इसी के आधार पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी जाना जाता है। अब ऐसे में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। वहीं पे 1922 में जो है जो मोहनजोदड़ो है, उस मोहनजोदड़ो पे काम किसने किया है? तो वह किया है राखाल दास बनर्जी ने। ठीक, किसने? राखाल दास बनर्जी ने। तो यह दो बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं जो कि प्रारंभिक दौर पे खोजे गए। और ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट देखिए कि जितने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल खोजे गए, उन सभी पुरास्थलों में सबसे जो विशिष्ट स्थान है वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का है। लेकिन उनके बावजूद हाथ कौन से लगे? यही दोनों लगते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण नगर है सिंधु घाटी सभ्यता के, उनकी खोज सबसे पहले हो जा रही है। ठीक है, छोटे मोटे होते तो समझ में भी आता कि कोई छोटा सा पुरास्थल रोपण वगैरह जो है वो खोजा गया होता, लेकिन नहीं, यह जो नगर है ये पहले खोज लिए गए। अब आइए इनकी चर्चा करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियोस जरूर देख लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की नोटिफिकेशन भी जाए और जो कंटेंट है आप लोगों तक लगातार पहुंचता रहे। दोस्तों, यदि हम मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो ये जो पुरास्थल है यह कहां पर है? तो पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र है उसके लरकाना जिले में स्थित यह पुरास्थल है। और यह पुरास्थल जो सिंधु नदी है उसके दाएं तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के सिंध के जो आपका लरकाना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है। किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे, दाएं या बाएं? दाएं तट पर स्थित यह पुरास्थल है। अब यदि हम बात करते हैं कि इस पुरास्थल को खोजा किसने था, तो इस पुरास्थल को 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। अब ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो खोज है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जाता है किसका? एएसआई के तत्कालीन जो डायरेक्टर जनरल थे,
डीजी थे, जिनका नाम क्या मिलता है, सर जॉन मार्शल मिलता है। और इन्हीं सर जॉन मार्शल ने जो है कि सबसे पहली बार इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के महानिदेशक रहते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वह किया गया था। चाहे दयाराम साहनी की बात करते हैं, चाहे हम आर डी बनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि इनका जो टाइमलाइन है यदि आप देखेंगे कि 1902 में ये अपॉइंट हो रहे हैं डायरेक्टर जनरल के पद पे और रिटायर हो रहे हैं 1928 में। हालांकि फिर ये 1931 में कुछ अन्य विशेष कार्यों के लिए नियुक्ति होती है और ये फाइनली 1934 में इंडिया से बाहर जाते हैं। खैर, तो हमने आपको एक कनेक्शन के लिए जो है, रिलेशन के लिए आपको चीजें बताई, उनको ध्यान रखिएगा। अब यहां पे खोज तो उन्होंने राखल दास बनर्जी ने किया, लेकिन उत्खनन का काम किसने किया, तो पहले जो उत्खनन है 1922 से 1927 तक में, वह उत्खनन राखल दास बनर्जी, सर जॉन मार्शल एवं साथ के उनके कुछ अन्य साथियों के द्वारा जो है किया गया था 1922 से 1927 के बीच में। लेकिन उसके बाद 1927 से 1931 के बीच में J.H. मैके तथा 1963 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जो अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट थे J.F. डेल्स, जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा जो है यहां पे एक्सकेवेशन किया गया। अब ध्यान रखिएगा, जॉर्ज एफ डेल्स ने एक्सकेवेशन किया है हड़प्पा पे भी, और यही व्यक्ति हैं जो कि यहां पे कब 1963 में यहां पे भी वो एक्सकेवेशन जो है उन्होंने किया है। इंपॉर्टेंट यह है कि जब इस पुरास्थल को लगातार बृहद स्तर पर उत्खनित किया गया तो इससे बहुत सारी जानकारियां जो है बाहर निकल कर आई। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो नगर है मोहनजोदाड़ो, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। यदि सामान्यतः यदि हम जनरल सेंस यदि बात करते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो शब्द है उसका मतलब क्या है, तो मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंट्स ऑफ द डेड, मृतकों का टीला कहा जाता है। लेकिन जिस प्रकार के साक्ष्य हमें एक्सप्लोरेशन एक्सकेवेशन के दौरान प्राप्त होते हैं, ऐसे में इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को देखने में आध्यात्मिक नगर लगता है, स्पिरिचुअल सिटी से कहा जाता है। वहीं पे वॉल्टर फेयर सर्विस, नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। वॉल्टर फेयर सर्विस ने, WF सर्विस ने इसे अनुष्ठानिक केंद्र, सेरिमोनियल सेंटर कह के संबोधित किया है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है और इसका जो नगर है वह कच्ची ईंटों के चबूतरों पर निर्मित है। ठीक है, मतलब ऐसी ईंटें जो कि आग में पकाई नहीं गई हो, उनसे बने हुए प्लेटफॉर्म पे जो है किस नगर को बसाया गया है। अब आप सभी जानते हैं कि जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो तो यदि आप सभी ने उनका नगर नियोजन पढ़ा होगा। नगर नियोजन मतलब क्या बेटे, टाउन प्लानिंग। इफ यू heard about the town planning of Indus Valley civilization, the town of the Indus Valley, ये जो आपके सिंधु घाटी के जो पुरास्थल हुआ करते थे, जो नगर हुआ करते थे, मेनली वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। द फर्स्ट वन इज सिटाडेल, जिसे हम जो आपका सिटाडेल कहलाता था, और जो दूसरा भाग होता था उसको आप लोअर टाउन के रूप में, निम्न नगर के रूप में जानते। जो सिटाडेल है वहां पे हाई क्लास सोसाइटी के जो लोग हैं वो रहते थे, और जो लोअर टाउन है वहां पे निम्न वर्ग के जो लोग हैं वह रहते थे। सामान्यतः जब हम सिटाडेल को देखते हैं तो जो सिटाडेल का एरिया है जहां पे उच्च वर्ग के लोगों का निवास स्थल था, वो एक हाई प्लेटफॉर्म पे बसाया गया था, एक ऊंचे चबूतरे पर जो है उसका निर्माण किया गया था, जबकि लोअर टाउन में ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिलती। तो इन जनरल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द सिटी इन क्लासिफाइड इनटू टू रीजन, citadel and lower town, but there is an exception, that is Dhaulavira. When you see about the Dhaulavira, the city of Dhaulavira is divided into three parts. The first position of citadel, last position of lower town, but there is an exception with a middle town. वहां पे आपको मध्यम नगर का भी जो प्रमाण है देखने को मिलता है। खैर, तो ये सभी चीजें आपको बेटे ध्यान में रखनी है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर से मार दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उपनाम की। इसे जो है कि मुओं का भाटा अर्थात मृतकों का टीला कहा जाता है, मैंने बताया। इसे स्तूपों का शहर भी कहते हैं। अब देखिए, है सिंधु घाटी सभ्यता का, बात स्तूप की हो रही है। स्तूप बनवाए जा रहे हैं मुख्यतः बुद्ध के बाद के कालों में। मौर्य काल से शुरुआत आप स्तूपों की बहुत बृहद स्तर पर देखते हैं। देखो बेटे, एक बात, यदि आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, जो बच्चे हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं है, जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि मैं उनसे ये बोल दूं कि जो स्तूप हैं वो मौर्य काल के पहले
वैदिक काल में भी थे। तो कई तो हमसे झगड़ा कर लेंगे कि सर क्या पढ़ के आ रहे हैं, कहां से कौन सा नशा करके आए, लेकिन उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्तूप की जो परंपरा है वो बुद्ध के पहले से चली आ रही है। यदि आप वेद पढ़ेंगे तो वहां पे स्तूप जो शब्द है वो बाद में प्रचलित जरूर हुआ, लेकिन स्तूप बनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलेगी, जिसको वहां पे थूहा या फिर थूह के नाम से जो है जाना जाता है। खैर, उस पर मैं जब पढ़ाऊंगा, स्तूपों की प्राचीनता के बारे में बताऊंगा। खुद महात्मा बुद्ध ने अपनी पुस्तक, जो उनका एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है महापरिनिर्वाण सुत्त, उसमें अपने शिष्य से कहते हैं कि जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट की मृत्यु के पश्चात उसके मरने पर उसकी स्मृति में स्तूप का निर्माण कराया जाता था, ठीक वैसे ही मेरी मृत्यु के पश्चात जो है कि मेरे मृत्यु के उपरांत भी मेरी स्मृति में स्तूपों का निर्माण कराना। इससे स्पष्ट पता चलता है कि स्तूप का जो निर्माण है वो बुद्ध के पहले से होता चला आ रहा है। ठीक है, खैर, तो इस मोहनजोदाड़ो से आप जानते हैं कि कुषाण काल का, कहां से बेटे, कुषाण काल का जो है हमें क्या मिलता है, स्तूप मिलता है। खासकर कहा जाता है कि वह किस पीरियड का है, तो वह कनिष्क के शासन काल का माना जाता है। यही कारण है कि इसको हम स्तूपों के शहर के रूप में जो है आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा इसे रेगिस्तान का बगीचा या फिर इसे गार्डन ऑफ द सिंध या फिर सिंध के बाग के रूप में भी जो है इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार जो है यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मोहनजोदाड़ो जो कि एक सिंधी भाषा का शब्द है, और सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टिला होता है। ठीक है, कनिष्क के द्वारा निर्मित चैत्य यहीं से मिला है, चैत्य स्तूप को कहा जाता है, यदि आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। इसीलिए जो है इसे स्तूपों का शहर, और इसके दुर्ग टिले को स्तूप टिला कहा जाता है। और मार्शल ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई कर उसके 7 स्तरों को उद्घाटित किया। देखिए, जब सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहां पे एक्सकेवेशन का काम किया जा रहा था राखल दास बनर्जी की सहायता से, तो इन्होंने यहां से 7 स्तर, 7 लेयर्स का जो प्रमाण है वो इन्होंने यहां से प्राप्त किया था। अतः यही वह नगर था जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा एवं बसा था। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर जो कि बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और 7 बार पुनः वहां पे बसा, तो वह नगर था आपका मोहनजोदाड़ो। अब ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 640 किलोमीटर। और ये आपके एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक तरफ हड़प्पा को रखें और एक तरफ मोहनजोदाड़ो को रखें, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। लेकिन इसके बावजूद सोच लीजिए, इतनी दूरी है, इसके बावजूद दोनों जो है कि दो अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट कैपिटल के रूप में, राजधानियों के रूप में जो है हमें स्थापित देखने को मिलते हैं। तो मोहनजोदाड़ो से 90 मील दूर पर स्थित सेहवान से हमें किसके प्रमाण मिले हैं, रॉक फोल्डिंग का प्राचीनतम जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थात जो शैल संवलयन का जो प्रमाण है, जो रॉक फोल्डिंग का जो प्रमाण है, वह हमें यहां पे जो सेहवान स्थल है वहां से देखने को सबसे पहली बार मिलता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम हालांकि मैं यहाँ पे वो टॉपिक अभी आना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक बस रिलेशन के लिए, चीजों को समझने के लिए मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर आप सभी ने कई सारे थ्योरीज पढ़ी होंगी। कोई एक कारण नहीं है जिससे कि हमारी जो इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता जो है वो अचानक से समाप्त हो जाए। कोई व्यक्ति कहते हैं कि महामारी फैल गई, इसके वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कोई कहते हैं कि बाढ़ आ गई, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कोई कहते हैं आग लग गया, अग्निकांड हो गया, उसके वजह से जल गए लोग, खत्म हो गए। कोई कहते हैं आर्यों का आक्रमण हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। कोई कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया, उसके वजह से बदल गया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। कोई कहते हैं कि नदियों का जो मार्ग है वह बदल गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, इसकी वजह से बदल जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका पतन हो गया। तो यहां पे अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कि अलग अलग पतन की बात कही है। उसी में से एक कथन यहां पे स्पष्ट होता है कि यहां पे मैंने बताया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में 7 बार बाढ़ सॉरी 7 बार बाढ़ आया और 7 बार ये उजड़ा।
और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का भी कारण जो है ये बाढ़ ही है, क्योंकि जब यहाँ पे लास्ट टाइम बाढ़ आया तो उस बाढ़ से लोग बचे नहीं और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। ठीक है, खैर अभी भी एक क्वेश्चन विद्वानों के बीच में उपस्थित है कि जब 7 बार उन्होंने अपने आप को खुद से बाढ़ से बचा लिया, ठीक है, बाढ़ आया, वो लोग वहां से हटे, किसी तरह अपनी जान बचाई और वापस आके भी वहां पे रहे, तो 7वीं बार के बाद जब अगली बार बाढ़ आई तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बचाया? ये क्वेश्चन अभी भी जो हिस्टोरियंस हैं, जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट क्या है, मोहेंजोदाड़ो का जो गढ़ है, जो सिटाडेल है, उस पर एक मीनार, जो टावर के जो प्रमाण है वह पाए गए। मोहेंजोदाड़ो से यूनिकॉर्न एक श्रृंग वाले प्रतीक वाले 2 चांदी की जो मुहर है वह प्राप्त होती है। देखिए अब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, ये जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, दीज आर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या प्रमुख जो साक्ष्य हैं वो मोहेंजोदाड़ो से मिले हुए हैं। तो पहला, इनका जो सिटाडेल का एरिया है वहां से हमें एक मीनार का जो प्रमाण है, जो टावर का प्रमाण है वह मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो एक श्रृंगी पशु अंकित जो चांदी की मुहर है, जो आपके सिल्वर, जो आपके कॉइन है, कहते हैं मुहर, जो सील कह सकते हैं, उनके जो प्रमाण है वो यहां से मिले हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चांदी का प्राचीनतम प्रमाण भी यहीं से मिलेगा। ठीक है, यहां से सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक भारी बटखरा 10.9 ग्राम यहां से पाया गया है। ठीक है, सबसे अधिक वेटेज वाला जो आपका बटखरा है, जो भारी बटखरा है, वो भी यहीं से देखने को मिला है। ठीक है, भले ही कपास उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिलता हो, लेकिन वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण हमें मोहेंजोदाड़ो से मिलता है। ठीक है, मनुष्यों के द्वारा कपास उत्पादन का, जो कॉटन प्रोडक्शन का जो प्रमाण है सबसे ओल्डेस्ट, दैट बिलोंग्स टू मेहरगढ़। आप सभी जानते हैं मेहरगढ़ एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट दैट लोकेटेड इन बलूचिस्तान रीजन ऑन द बैंक ऑफ बोलन रिवर। ठीक है, बोलन नदी के तट पर स्थित बलूचिस्तान के क्षेत्र में मेहरगढ़ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है और वहां से जो है कि हमें कपास के उत्पादन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट विथ द हेल्प ऑफ कॉटन टू मेकिंग क्लोथ्स, ठीक है, उस कॉटन की सहायता से, उस कपास की सहायता से वस्त्र निर्माण का जो प्राचीनतम प्रमाण है वह कहां से प्राप्त हो रहा है? दैट टू फ्रॉम मोहेंजोदाड़ो। कहां से मिलता है? मोहेंजोदाड़ो जो पुरास्थल है वहां से इसका जो प्रमाण है वह देखने को हमें मिलता है। ठीक है, खैर मेहरगढ़ an important archaeological site that shows the evidence of the transformation to Neolithic phase into the हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि कैसे नवपाषाण काल की जो लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में सहायक है, उसका जो प्रमाण है वो हमें कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। बिकॉज द एविडेंस, जिस प्रकार के प्रमाण मिले हुए फ्रॉम कहां से? मेहरगढ़ से, क्योंकि मेहरगढ़ an important archaeological site that belongs to the Neolithic and pre-हड़प्पन कल्चर। मेहरगढ़ वो पुरास्थल है जहां से हमें नवपाषाण काल का प्रमाण मिलता है और साथ ही साथ नवपाषाण काल के साथ हमें जो प्राक सैंधव संस्कृति है, जिससे सैंधव सभ्यता का विकास आगे होगा, उस प्राक सैंधव संस्कृति का जो प्रमाण है हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान में बेटे रखना है। ठीक है, सो बुने हुए कपड़े का यह विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है जो कि हमें मोहेंजोदाड़ो से देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा मलेरिया रोग और तथा रॉक फोल्डिंग का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह भी हमें यहां पर देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। मोहेंजोदाड़ो से ही प्राप्त एक मुहर पर सुमेरियन नावों का जो अंकन है वह प्राप्त होता है। बच्चे कई बार यहां पे गलती करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जगह है जहां से सुमेरियन नामों का चित्रांकन जो है मुहर पर देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा बेटे, यह मोहेंजोदाड़ो से मिला हुआ। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है, जो इससे मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको हमारा जो ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको जो है कि वह ऐप पे आपको सभी चीजें जो है देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी एक चीज मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि जो बच्चे आर्कियोलॉजी से ठीक है या फिर हिस्ट्री से यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे जो बैच है उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच में जो है दोस्तों आपको डेली बेसिस पे क्लासेस में गैप नहीं है,
लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। हर एक लाइव क्लासेस की जो है दोस्तों रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, जिससे आप मान लीजिए कि आपका कोई लाइव क्लास छूट गया, आप कहीं पर गए लाइव क्लास छूट गया, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको ऐप पे हमारे मिलेगी, जिसको आप कितनी भी बार कहीं पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी लाइव क्लास लेंगे उस लाइव क्लास से संबंधित जो पीडीएफ है, ठीक है, ई नोट्स मटेरियल है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और यह आपको इसमें क्लास नोट्स भी मिलेंगे, मतलब जो हम पढ़ाएंगे, जो ऑन स्क्रीन हम लिख के पढ़ाएंगे वो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा उस टॉपिक से संबंधित जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस मॉक टेस्ट में फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन, आर्कियोलॉजी के मॉडल पेपर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हम बनाएंगे। इसके अलावा आपको जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में, इसमें आपको चीजें देखने को मिलेंगी। और यह मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी होगा, जैसे प्री हिस्ट्री पे, प्रोटो हिस्ट्री पे, मौर्यन एरा, पोस्ट मौर्यन एरा, आर्किटेक्चर, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब पे आपके टॉपिक वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा हम आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2004 से 2024 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी पीडीएफ, उनकी आंसर की, उनके वीडियोस के एक्सप्लेनेशन वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये सभी चीजें जो है आपको हमारा जो ऐप है, हमारा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, रुद्र एजुकेशन हब, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे आपको हमारा ऐप एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद ये सभी चीजें जो है आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट सीरीज के सेक्शन में मॉक टेस्ट मिल जाएगा, लाइव क्लासेस के सेक्शन में आपको जो कोर्सेज सेक्शन में उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। तो वहां पे चाहे तो आप चीजों को अलग अलग भी ले सकते हैं या फिर चाहे तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, खैर, या फिर आपका कोई क्वेरी हो तो आप सीधे हमारे जो चैनल का नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके डायरेक्ट हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक श्रृंगी वाले पशु से अंकित 2 चांदी की मोहर मिली थी, और मैंने बताया था कि चांदी का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, तो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है, और यहां से चांदी का कलश एवं शिलाजीत पाया गया। सोच लीजिए, मनुष्य की जो काम वासना है ये कोई नई नहीं है। वो बात अलग है कि वर्तमान समय में पहले जो है कि राजा महाराजा लोग मुजरा देखते थे, मत क्या एकदम मसलंद लगा के, तकिया उकिया लगा के, खूब एकदम हाल में उनके नृत्य चल रहा होता था। जो नृत्यकाएं हैं वो अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही होती थी, और उनके लिए ये कौन लोग करते थे, जो बड़े घरानों के लोग होते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, उसके पहले पैसे खर्चा करना पड़ता था, लेकिन अब आपको नहीं है, बस आपको चाहिए क्या, मोबाइल में नेट और 2-4 एप्लीकेशन, जैसे यूट्यूब का शॉर्ट सेक्शन हो गया, आपका फेसबुक का रील सेक्शन हो गया, इंस्टाग्राम का रील सेक्शन हो गया, एक बार आप उसको ओपन कर लें, आपको घर बैठे बैठे वो जो राजा महाराजाओं वाले जो आनंद हैं, जो पहले के जमाने में नृत्य देखने को मिलता था मुजरा, आपको वो आसानी से देखने को मिल जाएगा। सोच लीजिए कि किस प्रकार के जो सोशल मीडिया है, वर्तमान समय में जो यूथ हैं वो लगातार बर्बादी के कगार पर चले जा रहे हैं, और सरकार इस मामले में आंख बंद करके बैठी हुई है। आपने टिकटॉक बंद कर दिया, लेकिन टिकटॉक के जो आपके ऑप्शन के रूप में बाकी चीजें सामने आई, रील्स का सेक्शन आया, चाहे अब कहां पर रील्स नहीं है, फेसबुक पे जाइए वहां पर है, इंस्टाग्राम पे आइए वहां पर है, यूट्यूब पे जाइए वहां पे, हर जगह तो आपने अवेलेबल करा रखा है। और आदमी एक स्थान से बचेगा तो दूसरे में आके जरूर फंसेगा। और रील्स एक ऐसा भवसागर है ना, एक ऐसा गड्ढा है कि यदि एक बार उसमें सरक गए तो आपका कैसे चुटकी में समय गायब होगा पता नहीं चलेगा। यदि आप पढ़ने बैठते हैं तो 15 मिनट में आपको हेडेक होने लगता है, आप घबरा जाते हैं कि इतना हम पढ़ेंगे कैसे, लेकिन जब एक बार रील्स में घुस गए तो यूं कैसे समय गायब हो गया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ लोग तो रात रात भर उसके चक्कर में जगे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा उस पर सरकार को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि वास्तव में यदि आपने टिकटॉक बैन किया था तो क्या उसका जो पर्पस था वो सॉल्व हुआ, नहीं हुआ। आज किस प्रकार से जो यूथ है वो लगातार जो टिकटॉक के स्थान पे बनी हुई जो आपके अदर प्लेटफॉर्म है उसको मिसयूज कर रही है। आप जाके देखिए, क्या कुछ चीजें आपको इन प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेंगी। आपके न्यूडिटी से लेते हुए, पोर्नोग्राफी से लेते हुए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सब कुछ चीजें जो हैं आपको इन प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल है।
जब एक सामान्य सा व्यक्ति वो देख सकता है, तो क्या सरकार जिसके पास इतना यंत्र तंत्र मौजूद है उसके बावजूद ये सभी चीजें उसको नहीं दिखाई देती? बिल्कुल दिखाई देती, लेकिन सरकार जो है वो आंख मूंद के बैठी हुई है और हमारे आस पास के जो लोग हैं उसका देखकर गलत उपयोग करें। क्यों? होता क्या है, सिंपल सी बात है। सिंपल सी चीज सोचिए कि आज मैं यहां से आपको पढ़ा रहा हूं और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पिछले 5 वर्षों से लगातार आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूं और पूरे इंडिया में आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में मेरे अलावा बहुत चुनिंदा ही लोग होंगे जिन्होंने आर्कियोलॉजी से संबंधित कंटेंट दिए होंगे, लेकिन फिर भी मेरे आप सब्सक्राइबर देख लीजिए कितने, बहुत नाम भर के। लेकिन हमारे साथ कैसे लोग जो कि नाच गाना, मुजरा, एक्टिंग, बेमतलब के जो काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए रील्स का जो सेक्शन है वो गाली गलौज से भरा पड़ा है। ऐसे ऐसे न्यूडिटी वाले जो डॉन्स हैं वो पड़े हुए हैं जिसको आप देख नहीं सकते। पहले के जमाने में वो चीजें एमएमएस के वायल के रूप में जानी जाती थी, आज वो चीजें खुद आदमी स्वयं आके कैमरे के सामने चीजें कर रहा है। पहले वैसी चीजें लीक हो जाने पे कहा जाता था कि उनका एमएमएस लीक हो गया, लेकिन आज के जमाने में ये आपकी काली सच्चाई है कि लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसी चीजों को लगातार बढ़ावा देते जा रहे हैं मात्र पैसे के लिए। व्यूज आएगा, पैसा आएगा, उनका घर चलेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता किससे समाज में संदेश क्या जा रहा है। उनको अपने जीविका से मतलब है और सरकार भी जो है इस पे आंख मूंद करके बैठी हुई है और इससे हमें और आपको बचना होगा, अन्यथा आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार की बर्बादी के कगार पे हमारी पूरी जनरेशन जो है वो खड़ी रहेगी। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। खैर, हमारे कहने मात्र से क्या हो जाएगा, देखना फिर भी है। क्लास कंप्लीट होगा, इसके बाद तुरंत रील्स का सेक्शन आप स्क्रॉल करने चले जाएंगे। तो यहां से चांदी एवं शिलाजीत का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ठीक है, यहां से एक 50:27, ठीक है, 50x27 मीटर का जो अन्नागार है, जो ग्रेट ग्रैनरी है, उसका भी प्रमाण मिला हुआ है, जो कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। सबसे बड़ा, द बिगेस्ट मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो इज इट्स ग्रेट ग्रैनरी। जो सबसे बड़ी अन्नागार है वो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना के रूप में देखने को मिलती है, जिसकी माप कितनी है, 50x27 मीटर है। सर्वप्रथम मार्टिमर व्हीलर ने ही 1950 में मोहनजोदाड़ो की इस विशाल इमारत की जो पहचान है वह अन्नागार के रूप में किया था। आपकी एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार की पहचान किस विद्वान ने किया था, तो वो है आपके मार्टिमर व्हीलर। ये वही मार्टिमर व्हीलर हैं जिन्होंने जो भारतीय पुरातत्व है, जो इंडियन आर्कियोलॉजी है, उसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण चीजें दी। मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि आप लोगों को चीजें याद में रहे। मार्टिमर व्हीलर वे व्यक्ति जिन्होंने भारत में जो वैज्ञानिक उत्खनन का सिद्धांत, क्योंकि उत्खनन तो होता रहा इनके पहले, लेकिन उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं होता था और वैज्ञानिक विधियों को इंप्लीमेंटेशन दिया गया इनके मार्टिमर व्हीलर के कहने पे, मतलब उनकी ये देन मानी जाती है। और दूसरा, भारतीय पुरातत्व में जब उत्खनन किया जाता है तो स्तरों के निर्धारण के लिए जो स्तरीकरण का सिद्धांत है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिग्राफी जो है, वह भी देन है किसकी, मार्टिमर व्हीलर की। विश्व के संदर्भ में दिया था स्तरीकरण का सिद्धांत पिट रिवर्स ने, और भारत में सिद्धांत दिया था ये मार्टिमर व्हीलर ने। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और यही मार्टिमर व्हीलर जो है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त इस बड़ी संरचना को पहचान दिया किसके रूप में, अन्नागार के रूप में। ठीक है, यह 27 वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभाजित ये संरचना देखने को मिलती है, परंतु इस अन्नागार से अन्न के दानों की प्राप्ति नहीं हुई है। यही कारण है कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान जे क्वेनवायर ने इसे ग्रेट हॉल कहा है। अन्नागार के उत्तर में ईंट का एक चबूतरा मिला हुआ है जिसे व्हीलर ने लदान क्षेत्र, लोडिंग डॉक एरिया माना है। अब देखिए, मार्टिमर व्हीलर ने कह तो दिया कि भैया ये क्या है, ग्रेट ग्रैनरी है। अब यदि अन्नागार है तो वहां पे क्या रखा जाता होगा, अनाजों को स्टोर करके रखा जाता होगा। ठीक है, वहां से अनाज कहीं से आते होंगे, यहां पे डंप किए जाते होंगे और यहां से उसको आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता रहा होगा। अब ऐसे में यदि वहां पे अन्न रहा होगा कहीं पे, इतना 27 रीजन में सोचिए बटा हुआ है, तो क्या वहां से हमें ग्रैनरीज के प्रमाण जो है नहीं मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। अन्नागारों के जो प्रमाण, तो वहां पे फसल के जो दानों के साक्ष्य मिलना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहां से फसल के दानों के प्रमाण नहीं मिले हैं। ऐसे में यही कारण है कि एक अन्य विद्वान जिनका नाम क्या है, जे एम क्वेनवायर है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया कि जो ग्रेट हॉल है
ये आपका कोई अन्नागार नहीं, उसको उन्होंने क्या कहा, द ग्रेट हॉल कह के संबोधित इन्होंने किया है। और इसी आपके अन्नागार के उत्तर में एक हमें ईंट का बना हुआ, ब्रिक्स का बना हुआ प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, और इस प्लेटफॉर्म को मार्टिमर व्हीलर ने लोडिंग डॉक एरिया कहा, जहां से जो अन्न आते थे उसको लादा या फिर उतारा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर से मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 20 खंभों 27 गुणे 27 मीटर वाला एक सभा भवन, असेंबली हॉल जो है देखने को मिलता है। इसे स्तंभों वाला भवन कह के भी संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, जो कि 27 गुणे 27 मीटर का है, असेंबली हॉल है, जो कि यहां से मिला हुआ है। इसे जो है कि जो E.J.H. मैके हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहिंजोदाड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम में बेटे रिपीट किया जाता है। तो फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहिंजोदाड़ो में E.H. मैके ने क्या कहा है, मार्केट के रूप में आइडेंटिफाई किया है, बाजार कहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र को जो है कि E.H. मैके ने बाजार की संज्ञा दी, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त असेंबली हॉल को किस विद्वान ने बाजार कहा है। तो क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, E.J.H. मैके ने मार्केट कहा है, जो कि असेंबली हॉल वहां से देखने को मिला हुआ था। सर जॉर्ज मार्शल ने इसकी तुलना बौद्ध गुफा मंदिरों से तो की है, वहीं पे व्हीलर ने फारसी दरबारे आम से की है। ध्यान रखिएगा, सर जॉन मार्शल, जिनकी अध्यक्षता में यहां पे एक्सकेवेशन का काम किया गया था मोहनजोदाड़ो ने, यहां पे ये जो प्राप्त स्थल है, जो सभा भवन है, उसको इन्होंने क्या कहा भैया, बौद्ध चैत्य जो गुफा मंदिर हैं उनके समान माना। और मार्टिमर व्हीलर ने जो आपके फारसी में दरबारे आम होता था, उससे इसकी तुलना की है। ठीक है, तो जो असेंबली हॉल है, यह 4 कतारों में देखने को मिलता है, और प्रत्येक कतार में 5 स्तंभ यहां पर दिए गए, और इसका मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर हमें देखने को मिला हुआ है। ठीक है, मोहिंजोदाड़ो से ही अंग्रेजी अक्षर एल की आकार की इमारत जो है, ठीक है, एल के आकार की जो इमारत है वह देखने को मिलती है, और मैके E.J.H. मैके ने से यात्रियों के ठहरने के लिए होटल या फिर धर्मशाला, जिसे सराय की जो संज्ञा है वह दी है। ठीक है, तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि एल की आकृति वाली इमारती संरचना का जो प्रमाण है वो कहां से मिला है, वो मोहिंजोदाड़ो से मिला है, जिसको कि E.J.H. मैके ने यात्रियों को ठहरने वाले सराय के रूप में इसकी तुलना की है। इसके अलावा विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहिंजोदाड़ो से मिला हुआ है। अब आप सभी ने पढ़ा होगा बृहद स्नानागार के बारे में, द ग्रेट बाथ के बारे में। इस बृहद स्नानागार में जब बृहद स्नानागार बनाया जा रहा था, तो उससे जल निकासी कहीं दूसरे स्थान पे न हो, ठीक है, जो जल है उसका बहाव गलत न हो, इसके लिए जो उन्होंने बनाया, इसमें ये जो कोटिंग, ये एरिया, इनके सभी के ऊपर उन्होंने किसकी कोटिंग की, बिटुमिन का प्रयोग किया, बिटुमिन का। और बिटुमिन का ये प्राचीनतम प्रयोग माना जाता है, किसके लिए, जल अवरोधक के रूप में, वाटर प्रूफिंग के रूप में जो है हमें देखने को मिलता। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसी मुद्रा मोहिंजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, जिस पर एक व्यक्ति, जिसको कि गिलगमेश कहा गया है, वह 2 बाघों से लड़ते हुए अंकित देखने को मिलता है। और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपके एग्जाम में दोस्तों लगातार जो है यह क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, तो एक ऐसी मुद्रा जिसपे एक व्यक्ति 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है, क्योंकि गिलगमेश का अंकन जो है हमें बाकी, जब आप अन्य फॉरेन आपकी स्टोरीज पढ़ोगे तो वहां पे ऐसी कहानी आपको देखने को मिलती है, और इस प्रकार का अंकन हमें मोहिंजोदाड़ो से मिला हुआ। ठीक है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि मेसोपोटामिया कथा गिलगमेश महाकाव्य में जो एनीकेडू का उल्लेख है, उसी के अनुरूप यह मुहर हमें देखने को मिलते। मैंने आप लोगों को बताया तो मेसोपोटामिया की जो कथा है उसमें जो गिलगमेश महाकाव्य है, उसमें इसी व्यक्ति को इसी प्रकार से लड़ते हुए दिखाया गया है, और इसी प्रकार की मुद्रा हमें मोहिंजोदाड़ो से देखने को मिल रही है। मोहिंजोदाड़ो के मृदभांडों पर कांच के समान ओपकारी देखने को मिलती है, ग्लेजिंग का प्रमाण मिलता है। ध्यान रखिएगा,
मोहनजोदाड़ो के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की जो चमक है, जो ओपकारी है, जो ग्लेजिंग है, वो हमें देखने को मिलती है। जैसे आपने एनबीपीडब्ल्यू के ऊपर एक विशेष प्रकार की जो चमक है वह देखा था, जिसे कि सर जॉन मार्शल ने जब तक्षशिला से एक्सकेवेशन किया जा रहा था तो वहां पर उसको क्या नाम दिया था, ब्लैक ग्लेज्ड वेयर नाम दिया था। किसने? सर जॉन मार्शल ने। तो ग्लेजिंग से संबंधित जो आपके प्रमाण है मृदभांडों के, ठीक है, वह आपके मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है और यह विश्व में ओपकारी का पहला प्रमाण माना जाता है। और यह ओपकारी यहां से प्राप्त चमकीले धूसर मृदभांड पर देखी गई। ठीक है, किसमें? पॉलिश्ड ग्रेवेयर, पॉलिश्ड ग्रेवेयर। बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, ये पीजीडब्ल्यू नहीं है, पीजीडब्ल्यू नहीं है, जिसको आप लोग पेंटेड ग्रेवेयर कहते हो। पेंटेड ग्रेवेयर अलग है और पॉलिश्ड ग्रेवेयर अलग है। यह क्या है? चमकीले धूसर मृदभांड, चमकीले धूसर मृदभांड है ये। वो पेंटेड ग्रेवेयर है, वो चित्रित धूसर मृदभांड है, वो आयरन एज का है, वो बहुत बाद का है। ये आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, चालकुलिथिक आएगा, वैदिक आएगा, ठीक है, आयरन जब है आपका लेट वैदिक के आसपास, तब जो है आपको पीजीडब्ल्यू जो पेंटेड ग्रेवेयर है वह मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 7 लोग कतार में खड़े हैं और इसे सामान्यतः सप्तर्षि या फिर सप्तमात्रिका का प्राचीनतम प्रमाण माना गया है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के ही निर्माण कार्य में मेसोपोटामिया में प्रचलित लकड़ी के शह तीरों का प्रयोग किया गया है। तो जब मोहनजोदाड़ो का निर्माण किया जा रहा था तो उस दौरान मेसोपोटामियन रीजन में जिस प्रकार की लकड़ी का जो प्रयोग है, सह तीर की जो लकड़ी का प्रयोग है, वह हमें मोहनजोदाड़ो के अंतर्गत जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहां से कुंभकारों की बस्ती का और मृतकों की गली जो है प्राप्त हुई है। मृतकों की गली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे मनुष्यों के कंकाल एक संख्या में लाइन से जो है देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहां से बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति हुई है। लगभग 2000 आवास गृहों में पर 700 कुएं, अर्थात प्रत्येक 3 मकान पर जो है औसतन एक कुएं का जो प्रमाण है वह हमें यहां के मकानों में देखने को मिलता है। कहां पे? मोहनजोदाड़ो से। यहीं से उत्कीर्ण कांस्य की जो कुल्हाड़ी है, ब्रॉन्ज का जो एक्स है, जो कुल्हाड़ी है, वो सेल्ट जो है वो देखने को मिला है। कांसे की नर्तकी डांसिंग गर्ल का जो प्रमाण है, ध्यान रखिएगा, वो मिला है। ये जो डांसिंग गर्ल है, इसका मेथड क्या है, किस विधि से जो है इसका निर्माण किया गया, तो ध्यान रखिएगा, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसे आप विधि बेटो हिंदी में क्या बोलते हो, मधुचिष्ठ विधि बोलते, उसी मधुचिष्ठ विधि से जो है किसका प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा यहीं से पशुपति की जो मुहर है वह भी देखने को मिलती है, जिसमें 5 प्रकार के जो पशु हैं वह, और इन 5 प्रकार के पशुओं की संख्या कितनी है? 6 है, क्योंकि इसमें हिरण जो है वह कितना है? 2 है। ठीक है, तो 5 प्रकार के पशुओं का जो अंकन है वह देखने को मिलता है। और जो पशुपति की मुहर है, इस पशुपति की मुहर में जो योगी की मुद्रा में व्यक्ति है, ठीक है, उसकी पहचान किससे की गई है? उसकी जो पहचान है वह किया गया है आद्य शिव से। किससे? आद्य शिव से जो है उसकी पहचान, प्रोटोशिवा से उसकी जो पहचान है वो यहां पर किया गया। ठीक है, इसके अलावा यहीं से जो है कि एक सुंदर ताम्र कुठार, कॉपर हैंडेक्स का जो प्रमाण है, ठीक है, वह देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सलाका युक्त तलवारें, यह प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से ही हाथी दांत पर बनी हुई पुरुष आकृति का जो प्रमाण है वह मिला हुआ है, जो कि टोपी और लंगोटे पहने हुए देखने को मिलता है। हाथी दांत को बेटे देखो आइवरी कहते हैं। ठीक है, आइवरी के नाम से जानते हो। उस आइवरी से बने हुए जो मेल फिगर है वह हमें यहां पर मोहनजोदाड़ो से देखने को मिला हुआ है। ठीक
ठीक है, जिसके पीठ पर धनुष इत्यादि और हाथों में कमर पर टिके हुए जो है दिखाई देते हैं। और यहां से हाथी दांत का जो कपाल खंड है, ठीक है, जो आपका एलिफेंट का जो स्कल है वह भी देखने को मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से तांबे की चौकोर गोटी का जो प्रमाण है वह मिला हुआ है, जिसपे जो एनिमल सिंबल है, जो पशु चिन्ह है, उसके साथ साथ जो लिपि है वह उत्कीर्ण देखने को मिलती है। ठीक है, लिपि के उत्कीर्ण मिलने का जो प्रमाण है वह यहां पर हमें देखने को मिलता है। यहां से एक ताम्रपत्र में सोने की वस्तुएं भारी संख्या में मिले हैं, जिसमें 4 आभूषण और सूक्ष्म अभिलेख टाइनी इंस्क्रिप्शन भी जो है हमें शामिल होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब अन्य किस प्रकार के प्रमाण हमें यहां से मिले हैं, तो अन्य यदि प्रमुख प्राप्तियों की बात करते हैं तो उसमें खिड़कियों एवं दरवाजे, बहुमंजिली इमारतों के साक्ष्य, पुरोहित आवास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पुरोहित आवास का प्रमाण कहां से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। पुरोहित का विद्यालय, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, यहीं से मिला है। आपने पुरोहित की जो मूर्ति को पढ़ा होगा, पुरोहित की जो मूर्ति है वह भी यहां से मिली, जो कि तिपतिया छाप वाली है। ठीक है, इसके अलावा 78 कमरों वाला कॉलेज हॉल, जिसमें 3 बरामदे संलग्न थे, वह मिला हुआ है। पुरोहित राजा की मूर्ति, जो कि मैंने अभी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मिली हुई है। तांबे की हेयर पिन, कॉपर हेयर पिन का प्रमाण मिला हुआ है। आइवरी का बना हुआ जो फूलदान है, फ्लावर पॉट है, वह मिला हुआ है। 8 रूम वाला जो आपका बाथरूम है, ठीक है, 8 कक्षों वाला जो स्नानागार है वह मिला हुआ है। कीलदार अभिलेख, क्यूनिन फॉर्म इंस्क्रिप्शन का जो प्रमाण है, कीलदार जो अभिलेख है वह मिला हुआ है। कुंभकारों के 6 ईंट के भट्टे, ब्रिक्स फिल्म के जो प्रमाण हैं, ठीक है, वह मिले हुए हैं। कान की बाली, इयरिंग्स के प्रमाण मिले हुए हैं। चतुष्कोणीय तारों का जो अंकन है वह मिला हुआ है। गोमेद, जो कि एक पत्थर का एक विशिष्ट प्रकार है, उसके बने हुए जो बीड्स हैं, जो मनके हैं, वह मिला हुआ है। उनका बना हुआ लंबा हार के प्रमाण मिले। कार्नेलियन के मनके से बने हुए हार का प्रमाण मिला हुआ है। 2 सिर वाली मृण मूर्ति आदि आपके मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण साक्ष्यों के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जॉनसन, जो कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण हिस्टोरियन है, विद्वान है, उन्होंने मोहनजोदाड़ो के कुएं एवं नालियों के आधार पर यहां की जल व्यवस्था का अध्ययन किया। किसने? जॉनसन ने। और यहां के कुएं की विशिष्ट आकार, जो कि यहां पे क्या है, जो इनकी ईंटें लगाई जाती थी, जब आप इनकी ईंटों को देखोगे तो पता चलेगा इनकी ईंटें कैसी हैं। इनकी ईंटें जो हैं इस प्रकार की आकृति में, क्योंकि जब इनको आप राउंडेड शेप में ले जाओगे, जब ऐसे ईंटों को लगाना होगा आपको, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको ईंटों को लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि राउंडेड शेप में आपको क्या करना है, बनाना है, तो इसी प्रकार से ईंटों को लगाना होगा। और इसी प्रकार की वेज शेप की जो ईंटें हैं वह हमें यहां पे देखने को मिलती हैं। यहां के किसके जो निर्माण किया गया है यहां पे कुओं का, उसमें, ठीक है, जिससे कि इनका आकार स्वयं क्या हो जाए, वृत्ताकार। जो मैंने बताया, नहाने के लिए बनाए गए चबूतरे सर्वाधिक संख्या में मोहनजोदाड़ो से ही मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा HR क्षेत्र, VS क्षेत्र और DK क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से मिले हुए हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हुए हैं। तो मोहनजोदाड़ो के पूर्वी टीले को HR, VS एवं DK क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो जो HR क्षेत्र है इसी को VS क्षेत्र और DK क्षेत्र में विभाजित किया गया। ये जो आपका HR क्षेत्र है, यहीं से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। आपने जो ब्रॉन्ज का बना हुआ डांसिंग गर्ल स्कल्पचर का प्रमाण देखा है, डांसिंग गर्ल स्टैचू का प्रमाण देखा है, वो कहां से मिला है, इसी आपके किससे, HR क्षेत्र से मिला हुआ है। HR क्षेत्र से ही पुरोहित राजा की जो पृष्ठ किंग की जो आपकी तिपतिया अलंकरण से युक्त आपकी प्रतिमा मिली हुई है, जो स्कल्पचर मिला हुआ है, वो भी यहीं से मिला हुआ है। यह प्रतिमा DK क्षेत्र से प्राप्त पुरोहित सम्राट की प्रतिमा के सदृश्य है। ध्यान रखिएगा, पुरोहित की प्रतिमा की जो मूर्ति है वो एक और जगह से मिला हुआ है, DK क्षेत्र से मिला हुआ है, और एक और मिला हुआ है HR क्षेत्र से। जो HR क्षेत्र से है वो आपकी पुरोहित राजा की मूर्ति है, जिसपे कि 3 पत्तियों वाले जो फूल का अलंकरण है वह वहां पर देखने को मिलता है। कैसा? इस प्रकार का जो अंकन है,
ठीक है, वह हमें वहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से हमें कंकाल तो मिले हैं, लेकिन कोई कब्रिस्तान का जो प्रमाण है वह देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि मोहनजोदाड़ो को ट्रेजेडी साइट भी कहा जाता है, क्योंकि भैया आपको सब कुछ का वर्णन मिल रहा है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है, वह आपको यहां से जो कब्रिस्तान है वह देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदाड़ो का बृहद स्नानागार, जो कि इसकी सबसे प्रमुख संरचना मानी गई मोहनजोदाड़ो की, तो इसकी स्थिति कहां पर है, तो जो किले के अंदर यह स्थित पुरास्थल था और यह सार्वजनिक था, पब्लिक यूज के लिए यह स्नानागार जो है इसका बनाया गया था। यदि हम इसकी संरचना की बात करते हैं कि इसका आकार कैसा था, तो यह रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आयताकार में देखने को मिलता है। यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो यह मोहनजोदाड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, जिसे कि सर जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, और यह आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह पूरे विश्व में सार्वजनिक जलाशय का प्राचीनतम उदाहरण है। पब्लिक यूज वाले जो आपका पॉन्ड है, सार्वजनिक जलाशय का जो प्राचीनतम उदाहरण है, वो आपके इसी मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है। डीडी कौशांबी ने इसकी तुलना संस्कृत ग्रंथों में वर्णित जो कमल ताल है, जो पुष्कर में है, उससे की है, जहां राजाओं एवं पुरोहितों का अभिषेक हुआ करता था। मतलब राजतिलक इत्यादि कह लीजिए, वह हुआ करता था। जो कि किसने ये कंपेयर किया है, किसने तुलना किया, डीडी कौशांबी ने। और कहां से किया है, जो संस्कृत ग्रंथों में जो कमल ताल है उससे तुलना जो है इन्होंने किया हुआ। तो ये आपका क्या है, मोहनजोदाड़ो की स्नानागार है। ये आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसकी संरचना देख सकते हो। ये उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में, उत्तर और दक्षिण की दिशा में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसकी सीढ़ियां दिखाई दे रही है। जो है आपके उत्तर और दक्षिण में इसकी सीढ़ियां हैं, पूर्व और पश्चिम में इनके क्या है, वॉल है। जबकि जल निकासी की जो व्यवस्था है वो दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर वाला एरिया है, यहां से वाटर आउट किया जाता था। ठीक है, यदि हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वह 14.5 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वह 7 मीटर है, और इसकी जो गहराई है, ठीक है, वह 2.44 मीटर है। ठीक है, तो यह आपकी जो संरचना है वह हमें यहां पर मोहनजोदाड़ो में बृहद स्नानागार की देखने को मिलती है। तो स्नानागार में प्रवेश हेतु दक्षिण में 2 तथा उत्तर और पूर्व में एक एक प्रवेश द्वार बनाए गए थे। जलाशय की फर्श पक्की ईंटों से बनी हुई थी, और इस फर्श की जुड़ाई जो है, बॉन्डिंग जो है, वह बिटुमिनस से किया गया, जिसको कि प्राचीन काल में गिरि पुष्पक एवं जिप्सम से किया गया था। और मोहनजोदाड़ो की केवल इसी इमारत के निर्माण में बिटुमिनस का जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था, जल अवरोधीकरण के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए किया गया था। ठीक है, स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण के रीजन में सीढ़ियों का जो निर्माण, जो स्टेयर्स हैं, वो बनाई गई थी, और जल निकासी जो व्यवस्था है वह दक्षिण पश्चिम के रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, जल निकासी हेतु तोड़दार मेहराब, कॉर्बेल्ड आर्च का जो प्रयोग वाली जो नालियां हैं उनका प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है। और स्नानागार के ही बगल में कमरों का प्रमाण मिलता है, जिसमें कुएं बनाए गए थे, और इसी कुएं से जो है कि इसमें पानी जलाशय में भरा जाता था, और स्नानागार की जो छत है वह लकड़ी की बनी हुई थी, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज के सेशन में मोहनजोदाड़ो से संबंधित पॉइंट्स को डिस्कस करने का, समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से मोहनजोदाड़ो संबंधित जितने महत्वपूर्ण आपकी जानकारियां हैं वो आप सभी को मिली होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एवं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको जो वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।